ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए अगर सरकारी सीट लेना है तो, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। मेहनत कीजिए, एक सरकारी सीट आपको जरूर मिलेगा। अभी से लग जाइए, समय कम है लेकिन हाँ मेहनत कीजिएगा तो जरूर होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज से आप लोगों को पॉलिटेक्निक का क्लासेस शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और हम लोग शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि इससे आप लोगों का बहुत सारे सवाल मैच करते हैं जो आने वाले एग्जाम्स होते हैं। आप लोगों को पता है कि पिछले साल 2020 में झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम नहीं हुआ था, 2019 का हुआ था, 18 का हुआ था। तो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग अभी 2019 से शुरू करेंगे, फिर 18 में जाएंगे, सारा चीज हम लोग देखेंगे डिटेल्स में एक एक करके, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम को देने से पहले करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उससे एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है, क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले फिजिक्स के जितने सारे फिजिक्स के सवाल है वो देखेंगे। इसमें आप लोगों को पता है कि 50-50-50 करके रहता है सवाल, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 मैथ्स के। तो दोस्तों आप लोग सिलेबस का वीडियो तो मैंने पहले ही बना दिया, अगर नहीं देखे हैं तब तक तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया, जाके देख लीजिए कि किस किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं, उसमें आपको सारा चीज पता चल जाएगा। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे तरह से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सिर्फ आंसर रटना नहीं है, समझना है कि वो कैसे पूछा है और इससे संबंधित क्या सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। और हाँ, चैनल पर जरूर विद्यार्थी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग देख पाएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि पहला सवाल क्या है कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है, कैसा? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना प्यारा सा मुखड़ा चेहरा देखते हैं भैया, ये वाला कैसा इमेज बनाता है? आप लोग मान लीजिए यहाँ पर कोई आप खड़े हैं, ठीक है, अपना प्यारा सा चेहरा लेकर आप खड़े हैं और यहाँ देख रहे हैं इसमें मिरर में, तो क्या आपका जो प्रतिबिंब बनता है इधर बनता है? नहीं ना, दर्पण के पीछे बनता है कहीं, ठीक है, बनता है ना। अब जो बनता है दर्पण के पीछे क्या उल्टा बनता है? नहीं सर, उल्टा कैसे बनेगा, हम भूत तोड़े हैं। तो आपका जो बनता है सीधा बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधा। और एक बात समझ लीजिए, अगर दर्पण के आगे बनता है, ये दर्पण हो गया आपका, अगर आगे बनेगा इधर कहीं बनेगा तो ये होता है दोस्तों वास्तविक, और दर्पण के पीछे अगर बनेगा तो होगा आभासी। तो दर्पण के पीछे बन रहा है मतलब आभासी और सीधा। तो देखिए आभासी और सीधा किसमें है, तो देखिए आभासी है और खड़ा है, तो यही है सही आंसर, ठीक है। खड़ा, इस आभासी, सीधा बोलिए, खड़ा बोलिए, तो 101 का ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, क्या एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज? क्या होगा, देखिए कोई भी गोलाकार दर्पण, कोई भी हम मिरर लेते हैं, ठीक है। अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर होगा सी, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और ध्रुव यानी कि पोल कहाँ पर होता है, पी यहाँ पर होता है, इससे जो लाइन पास होता है, तो भैया यही वाला लाइन पास होता है, यही वाला हो रहा है ना, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष या फिर प्रधान धुरी। तो देखिए कहाँ है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन बी यानी कि प्रधान धुरी, बी बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जो कि प्रधान धुरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है। बोल रहा है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। कोई मान लीजिए दर्पण है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, इससे पैरेलल जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन द कॉनकेव मिरर विल पास थ्रू, इससे मान लीजिए इसके समांतर कोई रेखा जा रही है किरण, अब इससे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पार होती है, ऐसे जाएगा, ऐसे करके पार होगा, ठीक है। तो कहाँ पर, तो दोस्तों ये हमेशा फोकस से पार होती है, याद रखिएगा। कोई भी रेखा अगर समांतर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकराने के बाद देखिए दर्पण से टकराया, सही करके घूम गया, तो कहाँ से घूमता है, फोकस पे कट करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए फोकस, ठीक है। तो दैट इज 103 का कितना हो जाएगा, ए, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। 104 नंबर देखिए क्या है, बोला जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है द साइज ऑफ ए इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब किसी वस्तु को हम लोग अनंत में रखते हैं उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है, मान लीजिए उत्तल दर्पण है, यहाँ पर अनंत में किसी वस्तु को हम रखे हैं, तो इसका जो इमेज बनता है, ठीक है, द साइज ऑफ इमेज कैसा बनेगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल बिंदु साइज का बनता है और यहाँ पर कहाँ पर, फोकस पर बनता है। जैसे इससे रे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से टकराने के बाद ऐसे करके यहाँ पे कटेगा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर टकराने के बाद कटेगा, कहाँ पर, फोकस पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु साइज का बनेगा, जैसे काट रहा है यहाँ पर बन रहा है तो बिल्कुल बिंदु साइज का बनता है। तो 104 का क्या हो जाएगा,
ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल 105 क्या है देखिए, बोल रहा है दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला दर्पण है। ठीक है, द आई, आप लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा एक दो में, मैं सब में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मतलब नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों, आप लोग देखे होंगे डेंटल वाला जो दांत को देखता है, दांत में जो कीड़ा उड़ा लग जाता है, तो कौन दर्पण का प्रयोग करता है दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए? तो अवतल दर्पण का करता है, यानी कि कॉनकेव। यहाँ पर देखिएगा, इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश जान के रखिए। देखिए अब नतोदर, नतोदर तो आप लोग पढ़े नहीं है भैया, ये नतोदर क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया जो होगा कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, सॉरी अवतल लेंस, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 105 का ए। नेक्स्ट 106 नंबर, दिए गए माध्यम युग के लिए अपवर्तन कोण के ज्या से आपतन कोण के ज्या का अनुपात स्थिर है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आप लोग एक चीज पढ़े हैं ना, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू। ये किसका नियम है? अरे स्नेल्स लॉ, बिल्कुल, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, स्नेल्स का नियम है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है हीरा का, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हीरा का होता है, कितना होता है सर? तो ये होता है 2.42। अब ये भी सवाल आ सकता है कि भैया ये तो सबसे ज्यादा हो गया, सबसे कम किसका होता है? तो होता है वायु का। किसका? वायु का। कितना होता है वायु का सर? तो याद रख लीजिएगा 1.0003 ये वायु का होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए क्या है, 107 तो हो गया, 108। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी कि इसका दोस्तों छिद्र सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, वही वाला जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, उसका फोकल लेंथ क्या होता है? तो ये समतल दर्पण हो गया। अब फोकल लेंथ कहीं माप पाइएगा जी, बहुत बड़ा, कहाँ पर? अनंत में होगा, तो इसका होता है अनंत। अब सोचिए ये वाला अवतल दर्पण, इसका तो ले लीजिए, कहीं ना कहीं ये गोला बनाएगा, ये केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और इसका आधा यहाँ पर फोकस हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन समतल दर्पण कहीं आप केंद्र ढूंढ पाइएगा नहीं, तो इसका कहाँ पर होगा? बिल्कुल अनंत में होगा। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं। चलिए 109 का क्या हो गया? अनंत। 109 का सी। ठीक, अगला सवाल 10 नंबर क्या है, लेंस की शक्ति के एसआई मात्रक। भैया आप लोग को 10th क्लास में पढ़ा के रटा दिए थे, डायोप्टर बिल्कुल सही उत्तर है, 110 का बी। आंख का अक्षिपट है नेत्रपटल, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना क्या है? ये दोस्तों एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। रेटिना जो है एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। ठीक, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी पास होता है जो दिमाग तक पहुंचता है और सेंस करके कोई छवि को देखता है उसमें। तो रेटिना क्या है? एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, यानी कि दोस्तों ये एक प्रकाश का संवेदन पटल है। ठीक है, तो ये हो गया लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 112 देखिए क्या है, आंख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। देखिए कभी भी जब आपको हिंदी में समझ नहीं आएगा क्वेश्चन को, थोड़ा इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको आ सकता है समझ में। कैसे? द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज कॉल्ड। आप लोग एक चीज पढ़ाए थे 10th क्लास में हम, कि आंख की वह क्षमता जिसके वह फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकती है, समायोजित कर लेती है। किससे बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। लेकिन सर यहाँ पर कहीं भी समंजन क्षमता नहीं है, इंग्लिश में दिया है एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक हो जाए, यानी कि सुविधा बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आंख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है? तो द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ये होता है दोस्तों पक्षमाभि पेशियां, यानी कि सिलियरी मसल्स जो है। ठीक है, ऑप्शन सी। इसी के कारण दोस्तों हम लोग चाहते हैं तो अपना फोकस दूरी का, आंख का जो फोकस दूरी है लेंस का, उसको बढ़ाते हैं घटाते हैं। जब धूप ज़्यादा आ जाता है तो कम कर लेते हैं, घट जाता है तो बड़ा कर लेते हैं फोकस दूरी को, इस प्रकार। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स ये काम करता है। 114 नंबर क्या है दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ आंख में सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या जाता है? अब आप लोग का एज हो जाएगा भैया, बूढ़े हो जाएंगे आप लोग, अभी नहीं, टाइम है। ठीक है, अभी तो बचपन में ही लड़का लोग बूढ़ा हो जा रहा है, चश्मा लग जा रहा है, चीज़ों को, बच्चों को सामने का वस्तु नहीं दिख रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, तो लोगों को जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है। जरा दूरदृष्टि था, ना सामने का दिखता है भैया ना दूर का दिखता है।
तो वो हो गया जरा दूर दृष्टिदोष, यानी कि प्रेस बायोपिया। अब उसमें आप चश्मा लगाना पड़ता है, आधा में लगेगा उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, आधा में लगेगा अवतल लेंस, मतलब नीचे और ऊपर लगता है उसमें। तो ये दोस्तों होता है जरा दूर दृष्टिदोष, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ ये दुविधा हम लोग के साथ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही, जरा दूर दृष्टिदोष। सर अगला सवाल क्या है, जब सफेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग एक चीज बताना चाहता हूं, और इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को पूरा देखें, बीच में इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश चैप्टर से कितने सारे सवाल पूछे गए हैं, और मैं सिलेबस में दोस्तों आप लोग को यही चीज बताया हूं, ठीक है, कि सिलेबस में कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए जरूर उसको, कि झारखंड पॉलिटेक्निक में सबसे ज्यादा सवाल किस किस चैप्टर से आता है। मैक्सिमम साल आप लोग को प्रकाश हो गया, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार हो गया, विद्युत हो गया, उसके बाद वाला चैप्टर हो गया, इन्हीं सारे सवालों से फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो 9th से कम रहते हैं, लेकिन 10th से ये इन चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, अमंग द फॉलोइंग कलर्स व्हिच वेंट्स द मोस्ट व्हेन व्हाइट लाइट अंडरगोज डिस्पर्सन। आप लोग देखे होंगे सबसे ज्यादा कौन झुकता है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे कम नीला। तो सर नीला कैसे, बैंगनी होगा ना, तो भैया जी बैंगनी ऑप्शन में है क्या? आप लोग एक चीज पढ़े हैं, वैनी आहा पिनोला। ठीक है, कौन कौन जानते हैं वैनी आहा पिनोला? सब लोग आप लोग कमेंट में बोलिएगा। ठीक है, इसका एक होता है विबग्योर, वैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, उसका शॉर्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो सबसे कम झुकता है, सबसे ज्यादा कौन झुकता है? सबसे ज्यादा झुकता है वैगनी, उसके बाद नीला, और सबसे कम लाल। तो दोस्तों यहाँ पर वैगनी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसके बाद कौन है? नीला तो है ना, तो इसलिए नील यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, सबसे कम झुकता है लाल। अगर यहाँ पर बात किया है कौन सा रंग सबसे ज्यादा, अगर पूछता सबसे कम, तब क्या होता? लाल होता। ठीक है, ऐसा भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। तारे की टिमटिमाहट का कारण है, भैया जी 9th 10th में पढ़ के आप लोग पका गए होंगे एकदम। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? नहीं पढ़े हैं, आप लोग का एनसीईआरटी में ये सवाल था, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला सवाल, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का विकिरणन है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज टिन्नल इफेक्ट। 117 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल का होना। देखिए, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बोल रहा है लाल रंग होता है, ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों प्रकाश के विकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप लोग बताए हैं 10th क्लास में, बहुत पढ़ाए थे आप लोगों को। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दोस्तों होता है। ठीक है, आकाश का नीला, जो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तुम लोग पढ़ते थे ना, आकाश का विकिरणन प्रकाश का। फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये सारा चीज होता है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, अब देखिए विद्युत में आ जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। देखिए मतलब 18 सवाल सिर्फ दोस्तों आप लोग का प्रकाश चैप्टर से ही थे, समझ सकते हैं। प्रकाश हो जो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार है, उससे ही तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा है, क्या है 1 एम्पियर विद्युत धारा? 1 एम्पियर, अब देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा यानी कि I इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, Q/T। Q मतलब चार्ज और T मतलब समय। चार्ज क्या होता है? कूलम होता है, T का क्या होता है? सेकंड होता है, समय का समर्थक। तो यहाँ पर 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या हो जाए? 1 कूलम पर सेकंड। कूलम मतलब Q से चार्ज का समर्थक कूलम होता है और समय का सेकंड होता है, तो सिर्फ एक ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग अभी समय ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए आप लोग देखिए थ्योरी तो पढ़िए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है सवाल को प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आप लोग जो क्लास कराऊंगा दोस्तों, इसमें लोग सवाल के साथ थ्योरी पढ़ाऊंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और इससे रिलेटेड जो थ्योरी आ रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे पढ़िए, आप लोग ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होगा। अब सोचिएगा आप लोग 20 से 30 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये भैया आप अगर एक एक थ्योरी पढ़ने वाले तो नहीं होने वाला। आप लोग 10th क्लास में थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े होंगे उन लोग भी यही चीज़ कीजिए कि आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चंस के सहारे थ्योरी कीजिए, जैसे मैं करा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाएगा और उससे संबंधित सवाल भी हो जाएंगे, और उससे संबंधित जो थ्योरी है वो भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कम समय में तैयारी करने का। देखिए क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पता चल जाएगा आपको और उससे रिलेटेड थ्योरी भी हो जाएगा, जो एग्जाम में आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया 119 120। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों एक पॉइंट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जितना कार्य होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर बोलते हैं। तो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
कि जो चार्ज है वो ऑक्टन वर्क कितना कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, विभवांतर की एसआई इकाई है। विभवांतर कैसा मतलब क्या है, तो सबको पता है तो ये दोस्तों होता है क्या, वोल्ट। 121 का बी सही हो जाएगा। 1 ओम के बराबर है। तो देखिए दोस्तों आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। ओम मतलब यानी कि आर, प्रतिरोध कैसा मतलब आर इक्वल क्या होता है, वी बटे आई होता है ना। तो वी मतलब वोल्ट, आई मतलब एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर कहाँ है देखिए, वोल्ट और बटे एम्पियर कहाँ है, तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, 123, यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए मेटेलिक वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, तो होता है रो एल बाई ए। अब सोचिए एल को डबल कर दीजिएगा, 2L कर दीजिएगा। इस तरह से एल को आप लोग कितना कर दिए, रो इंटू 2L बाई ए। तो देखिए 2 से गुना हो गया ना, मतलब कितना, अब आर कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। देखिए 2 है यानी कि प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, प्रतिरोधकता कैसा इकाई है। प्रतिरोधकता कैसा मतलब क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। ऐसा मतलब पूछता है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध का पूछता तो क्या होता, ओम होता। जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब क्या होता है, जब आप लोग रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज देन क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ की विद्युत धारा के समान होता है। बिल्कुल सही बात है। अब जब प्रतिरोध को सोचिए ऐसे कनेक्ट करते हैं ऐसे, तो प्रतिरोध का जो प्रत्येक यहाँ पर जितना करंट जा रहा है वो करंट इसमें भी जाएगा, वो करंट इसमें भी जाएगा, ठीक है। सारा में समान करंट जाएगा। इसलिए वही चीज़ है ना कि जब भी श्रेणी क्रम में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, तो जो आपका परिपथ में धारा बह रहा है वही धारा प्रत्येक प्रतिरोध में भी बहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है ऑप्शन ए में देखिए कि प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की विद्युत धारा के समान होती है। पहला ऑप्शन हम लोग का आंसर मिल गया, आगे देखना ही नहीं है। आगे देखिए क्या 126 में, जब दो प्रतिरोध मतलब जो R1 R2 कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे यानी कि पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप लोग सभी जानते हैं R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे करके कर लीजिएगा ना, 1/R इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही वाला चीज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा डैश के द्वारा दी जाती है। तो जूल्स लॉ क्या होता है, H इक्वल टू I²RT। इसलिए कहता हूँ फॉर्मूला याद कर करके हर एक चीज, न्यूमेरिकल आएगा तो भी बन जाएगा और सवाल में फॉर्मूला है तो डायरेक्ट मार दीजिएगा। H इक्वल टू क्या होता है, I²RT, यानी कि 27 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 में बोल रहा है 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर है। अब देखिए वाट यानी कि पावर शक्ति वाला आ गया, तो हम लोग जानते हैं P इक्वल क्या होता है, V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर कहाँ है देखिए, ये वोल्ट और ए से एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फॉर्मूला हर एक चीज़ का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, जो भी चैप्टर हो आप लोग का, प्रकाश हो या फिर विद्युत हो, ये सारा चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगला बोल रहा है क्या कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए भी और पॉलिटेक्निक में भी देखिए आ गया। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, तो दोस्तों ये होता है किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट आवर, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। तार की प्रतिरोधकता, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होते हैं, मतलब कोई डिपेंडेंस नहीं है, या फिर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग के समानुपाती होता है। तो देखिए तार का आप लोग इस फॉर्मूला को याद करें, R इक्वल टू रो एल बाई ए, बहुत काम का फॉर्मूला है। नीचे एरिया है मतलब 1/A मतलब व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अगर हम एरिया को घटाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा ना। ऐसे समझ लीजिए ऊपर फिक्स है, ऊपर 4 फिक्स है, अब नीचे में हम अगर ए के जगह पे 2 ले लिए तो कितना हो जाएगा, कट के 2 आ जाएगा। अब सोचिए ऊपर फिर भी 4 फिक्स है अभी भी, और नीचे में अब पहले कितना लिए थे 2, अब इसको बढ़ा देते हैं 4 ले लेते हैं तो कट के कितना हो जाएगा 1। तो देखिए जब हम क्या एरिया को कम लिए थे तो प्रतिरोध आ रहा था 2, जब एरिया को बढ़ा दिए तो प्रतिरोध आ रहा है ए, मतलब उल्टा हो रहा है ना। एरिया जब बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, एरिया बढ़ा दिए तो प्रतिरोध घट जा रहा है, ठीक है। इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 130 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होता है। 130 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्या है देखिए, ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु क्यों बनाया जाए। तो दोस्तों उसका आप लोग पता है, जो आप लोग आयरन होता है, आयरन बहुत गर्म करना पड़ता है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा तब ना गर्म होगा। हीटर में बहुत गर्म होता है
तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए ना। तो दोस्तों उसका प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण उसमें आप लोग मिश्र धातु का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रतिरोध हो तो ज़्यादा गर्म हो ना। आयरन में गर्म ही नहीं होगा तो कपड़ा मिस्त्री कैसे होगा, तो ज़्यादा गर्म करने के लिए प्रतिरोध ज़्यादा होना जरूरी हो, ठीक है। मिश्र धातु में प्रतिरोधकता अधिक होती है, यानी कि 131 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 132 क्या है कि एक क्षैतिज विद्युत शक्ति के तार के माध्यम से पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है, धारा। विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की सीधी दिशा होती है। ऐसे देखिए, ऐसे बोल रहा है, एक तार है, ठीक है, हम इसको ईस्ट मानते हैं और इसको वेस्ट मानते हैं, ठीक है। ईस्ट के इधर हो जाएगा नॉर्थ और इधर हो जाएगा साउथ। अब बोल रहा है कि जो धारा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम मतलब धारा इधर बह रहा है ऐसे करके, ठीक है, करंट इसमें बह रहा है। तो विद्युत शक्ति तार ठीक इसके नीचे, ये तार जो है ठीक इसके नीचे वाला पॉइंट में, ठीक है, इसके नीचे वाला, नीचे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, 3D फिगर है नहीं, ठीक है, सिर्फ आप समझ सकते हैं इसके नीचे बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए दक्षिण हस्त नियम लगा सकते हैं। ऐसे करके होता ना, यहाँ अंगूठा इस दिशा में रखिए और हाथ को ऐसे करके घुमाइए, ऐसे करके घुमाइए, ठीक है। तो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, तो नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। 132 का ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो दक्षिण हस्त नियम जानते हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल ये आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बोल रहा है एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स इज। तो दोस्तों ये होता है एन बार के रूप में, ठीक है, एन, ये ऑप्शन बी सही हो जाए। क्यों, देखिए कोई भी दोस्तों आप लोग जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका करंट के, ठीक है, उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है। एक कॉइल है तो हो गया, 2 है तो उसका डबल हो गया, 3 है तो ट्रिपल धारा बह रहा है, ठीक है, सब ऐड होते जाएगा। तो जितना टर्न है उतना गुना हो जाएगा। एन टर्न है, एन टर्न है, दो कॉइल है, ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा। 3 कॉइल है, 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर एन टर्न्स बोला है तो एन गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, प्रणालिका के भीतर अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडल के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। जो चुंबक बनता है उसे कहा जाता है। बोल रहा है क्या, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलोनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। द मैग्नेटिक सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड। बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलोनॉइड। सोलोनॉइड मतलब क्या होता है, तार का ऐसे टर्न होता है, ठीक है। इसके अंदर जब किसी हम लोग सॉफ्ट कोर मैग्नेटिक आयरन कोर को डालते हैं तो वो भी मैग्नेट जैसा यानी कि चुंबक जैसा बिहेव करने लगता है। तो वो जो चुंबक बनता है वो कोना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी के साथ बना रहे हैं ना, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। नेक्स्ट क्या, विद्युत धारा वहन करने वाले लंबे सीधे प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड कैरिंग करंट क्या होगा। तो दोस्तों ये सेम एट ऑल पॉइंट्स, बिल्कुल सभी बिंदु पर समान होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी जो होता है, आप लोग बाम हस्त नियम कौन कौन जानते होंगे कमेंट में सभी लोग बोलिएगा। ऐसे होता है ना, एक सीधा अंगुली है, एक ऐसा होता है, ठीक है, और एक ऐसा होता है, ठीक है। हम लोग इसको ये जो प्रत्येक कितना 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये जो तर्जनी है क्या दिखाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को। आप लोग अगर बाम हस्त नियम देखे होंगे, आप लोग एनसीईआरटी खोल के देख लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में, उसमें आप लोग ये बताएगा बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को निर्देशित करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, 37 नंबर। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगता है, मतलब किसी में करंट, किसी परिपथ में करंट बह रहा है कि नहीं, इसका पता कौन लगाता है, तो इसका पता लगा दोस्तों गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है, जैसे ही उसमें करंट आएगा सीधा सुई फटाक से उठ जाएगा। अगर करंट नहीं बह रहा है तो सुई सुता हुआ है, अगर जैसे ही करंट थोड़ा सा भी करंट पास हो ना उसका सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हिल जाएगा, ठीक है। यानी गैल्वेनोमीटर ये जांच करता है कि किसी परिपथ में धारा बह रहा है या फिर नहीं। 138 नंबर, विद्युत जनरेटर कार्य के तहत बुनियादी घटना है क्या है। द बेसिक फेनोमिनन ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं। विद्युत जनित्र ये किस पर काम करता है, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, तांबे के तार का एक आयताकार कुंडल बोल रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक डैश में परिवर्तित होती है। अब देखिए ये जो हो दोस्तों, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ऑफ कॉपर वायर इज रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज इनटू
क्या प्रत्येक हाफ रेवोल्यूशन में, आप लोग विद्युत जनित्र में पढ़े होंगे ये वाला चीज़, ठीक है। क्या होगा, प्रत्येक हाफ रेवोल्यूशन के बाद जैसे ही आधा घूमता है वो अपने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या 140 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबकीय क्षेत्र डैश है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सोन क्लोजर, क्लोजर कहाँ होगा, जहां पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ पर सामने सामने, जहाँ पर सामने सामने होगा तो क्या होगा, मजबूत होगा। जहाँ दूर दूर होता है वहाँ पर कमजोर होता है, सामने सामने है तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा ना। जहाँ पर बहुत सामने सामने मैग्नेटिक क्षेत्र रेखा है तो मतलब क्या, बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। विद्युत ले जाने वाले सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र डैश के समान होता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड कैरिंग ए करेंट इज सिमिलर दैट ऑफ ए क्या, बार मैग्नेट। देखिए सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड हम बताएं आपको, एक तार को आप घुमा दीजिए, बार 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 घुमाइए, अब इसमें कोई मैग्नेट का टुकड़ा डालेगा ना तो वो भी आपका क्या सॉरी कभी आयरन कोर डालिए तो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। इसमें अगर कोई आयरन कोर डालिएगा ऐसे करके तो ये भी मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। तो ये दोस्तों हो गया सोलेनोइड। तो ये क्या किसके जैसा बिहेव करता है, मतलब सिमिलर क्या है, बार मैग्नेट जैसा, ठीक है। 141 का ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। सोलेनोइड फिर से समझ लीजिए, कोई भी तार अगर घुमावदार है ऐसा, उसी तार को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं, और कुछ नहीं। आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर में या फिर किसी विद्युत मोटर को जब खोलते हैं तो इस तरह का रहता है कुछ मैग्नेट और उसमें इस तरह तार लपेटा रहता है, आप लोग देखे होंगे, तो उसी को तो सोलेनोइड बोलते हैं ना। 142 नंबर क्या बोलता है, देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप लोग का पूछा है कि लाल तार है तो लाल तार किसको इंडिकेट करता है, ये विद्युतमय तार जिसमें करंट रहता है उसको। अगर यहाँ पर काला तार बोलता तो क्या हो जाता, तो न्यूट्रल वायर हो जाता, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। यानी कि 143 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या, एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ठीक है। आप लोगों को कोई तार का कुंडल है, ठीक है, इसमें हम कोई चुंबक दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके कारण, ठीक है, किसी दूसरा में आपका जब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, देख सकते हैं कि इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए कॉइल। कोई इसके सामने दूसरा कॉइल है, ये एक कॉइल हो गया, इसमें कोई दूसरा कॉइल है, इसमें भी जब करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, इसके कारण तो इसे हम लोग बोलते हैं इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। रिलेटिव मोशन मतलब क्या, ऐसे आपका कॉइल जैसा है, इसमें मैग्नेट को अंदर घुसा रहे हैं फिर बाहर निकाल रहे, घुसा रहे फिर बाहर निकाल रहे, तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है बोल रहे हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, लघु परिपथ के समय परिपथ में बिजली या विद्युत जब शॉर्ट सर्किट होता है भैया घर में, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या हो जाए, इंक्रीजेस हैवली, ठीक है। शॉर्ट सर्किट समय क्या होता है, सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 144 का सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 145 में क्या बोल रहा है कि विद्युत प्रवाह के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस के लिए किसका प्रयोग होता है, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर की मोटर। तो आप सभी लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस के लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 145 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जनरेटर का ही यूज करते हैं ना, विद्युत जनरेटर का, वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट 140 नंबर की लघु परिपथ से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने सुरक्षा उपकरण। आप लोग हम लोग का घर में सुरक्षा उपकरण क्या है, विद्युत फ्यूज है ना, कि अचानक जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है तो क्या विद्युत फ्यूज हो जाता है, मतलब तार कट जाता है तो कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट पूरा घर का लाइन ना। तो बाकी सारे जो हम लोग का चीज़ है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर जो भी है, इतना बड़ा आदमी है नहीं कि एसी लगाएं, तो जो भी चीज़ है दोस्तों वो सारा ऑटोमेटिक कट हो जाता है फ्यूज़ कट होने की वजह से ही। तो फ्यूज़ एक सुरक्षा उपकरण है। 146 का बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये भी समझ लीजिए फ्यूज़ का दोस्तों जो गलनांक होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाए तो उड़ा नहीं पाएगा, फ्यूज़ को गला नहीं पाएगा, तो फिर बाकी सारे घर के सामान को जला देगा। तो इसलिए उसका गलनांक कम होना चाहिए, ताकि जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आए तो वो गल जाए, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है किस दिशा में, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाह होता है उसका विपरीत दिशा में। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा प्रवाह। ध्यान से सुन लीजिए, विद्युत धारा किस दिशा में बहता है, कोई भी कंडक्टर होगा, ठीक है, कोई भी लोहा है चाहे जो भी, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा बहुत सारा। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक है, तो विद्युत धारा इधर बहेगा,
ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा इधर जा रहा है, तो धारा किधर बहेगा, धारा इधर बहेगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब दोस्तों ये आप लोगों का एनसीईआरटी का सवाल है, मैं इसको सवाल आप लोगों को नहीं कराऊंगा, आप लोगों का 10th का एनसीईआरटी का सवाल है। चलिए मैं बता देता हूँ। एक कोई तार है, उसको 5 बराबर भागों में काट देता है, ठीक है, और प्रत्येक का पूरा प्रत्येक को फिर हम 5 चक्र में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो नया प्रतिरोध बनेगा वो दोनों का क्या होगा। ये मान लीजिए क्या है, पूरा का बोल रहा है आर, ठीक है, तो इसका भी r/5, इसका भी r/5, इसका भी r/5, सबको जोड़ेंगे और उसका आप लोग निकालिएगा तो उसको दोस्तों आ जाएगा 25 r/25 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली जो निकालिएगा फिर इसको डिवाइड दे दीजिएगा, बोला है ना r/r', ये क्या आ गया हम लोग का r' आ गया, फाइनली r' आया, ठीक है। अब इसको निकालना क्या बोला है, r/r', तो इसको आप लोग फिर निकाल लीजिए। इधर r/r' का बोलो क्या, r/25, इसको आप लोग काट के आ जाएगा 25 आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएं क्योंकि ये 10 क्लास में है ही आप लोग का। 149 नंबर क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है, पारंपरिक मतलब क्या, जो हम लोग का पुराने जमाने से यूज होता आ रहा है, तो क्या नहीं है, परमाणु नहीं है। परमाणु ऊर्जा पहले थोड़ी यूज होता था, पहले के आदमी को कहाँ पता था परमाणु ऊर्जा, अभी तो मतलब शुरुआत हुआ है ना। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, मतलब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा का यूज भी अभी कुछ दिनों से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ दिनों मतलब कुछ सालों से, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा सवाल आप लोग का फिजिक्स का था। इसके बाद मैं केमिस्ट्री या मैथ का लाऊंगा और एक एक सवाल आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और मैं पहले आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, फिर स्पेशल एनसीईआरटी सीरीज आएगा जिसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सवाल मैं कराऊंगा हर एक चैप्टर का, ठीक है, आप लोग का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, ताकि एग्जाम में वो चीज़ आप लोग को हेल्प कर सके और बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। मैं जितना सवाल आपको बता रहा हूँ और जो थ्योरी में बीच में बता रहा हूँ वो सारा याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो मैं बीच में पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, नोट्स बना लीजिए उसका भी, जो मैं क्वेश्चन बनाने के टाइम बोलता हूँ वो एग्जाम में काम आएगा। देखिएगा एग्जाम में उससे बहुत सारा सवाल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या यही सबको घुमा फिरा के देगा फिर से, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट भी हो जाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूँ और एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए ज़्यादा अच्छे से तैयार कीजिए। अगर सरकारी सीट लेना है तो, ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। मेहनत कीजिए, एक सरकारी सीट आपको जरूर मिलेगा, अभी से लग जाइए, समय कम है लेकिन हाँ मेहनत कीजिएगा तो जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।